नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं दोबारा से आप सबके लिए क्या हुआ ने वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिरा सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैनूवर्स करते हुए और साथ में इतनी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद नौशेरा में हुए क्लैश में सुखोई 30 MKI एक भी मिसाइल F-16 पर फायर नहीं कर सका। तो क्या ये एक खराब फाइटर जेट है? साथ में दोस्तों भारत 36 प्लस 36 यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फाइटर जेट 36 की क्वांटिटी में क्यों नहीं खरीदता है, जबकि भारत इस मेथड से F-35 सुखोई Su-57 ग्राइपिन ई राफेल जैसे फाइटर जेट और साथ में मिग-35 को भी एक तरह से ले सकता है। और दोस्तों क्या सच में भारत पूरी दुनिया से 30 साल पीछे है? इसके बारे में भी हम जानेंगे और थोड़ा सा डिफेंस बजट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अगले संडे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये आज की वीडियो डिले क्यों हुई, क्योंकि क्या हुआ ने वीडियो संडे को आनी थी, तो उसका कारण भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कुमार अभिषेक जी की तरफ से, जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी ज़्यादा स्पीड पर और मैनूवर्स करते हुए आगे बढ़ती है तो S-500 कैसे उन्हें टारगेट कर सकता है या उन्हें मार गिरा सकता है? तो देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले हम जानते हैं S-500 को एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर तो डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे मल्टी मिशन एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। यानी कि दोस्तों ये क्लोज इन वेपन की तरह भी इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो शॉर्ट रेंज में जो टारगेट्स होते हैं उनको भी ये हिट कर सकता है और ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की तरह प्रोटेक्शन देता है। आप देखिए कोई भी देश है अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है तो वो खास तौर पर शॉर्ट रेंज के लिए उसमें अलग से एयर डिफेंस सिस्टम रखता है, मीडियम रेंज के लिए अलग से और लॉन्ग रेंज के लिए अलग से। लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मल्टी लेयर प्रोटेक्शन दे और साथ में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज में ये काम दे सके। लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करती है और साथ में मैनूवर्स भी करती है और उनका साइज भी एक तरह से छोटा ही रहता है। उनके रडार प्रोटेक्शन पर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा आज की तारीख में ध्यान दिया जाने लगा है। तो समझते हैं कि किस तरह से मार गिरा सकता है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल आप यहीं से लीजिए कि जो रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है उसके अंदर जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी खुद की स्पीड 14 मैक तक है। यानी कि उनकी जो मिसाइल्स की स्पीड है, लॉन्चर्स के अंदर जो मिसाइल्स लगती है उनकी स्पीड 14 मैक है, जो कि खुद से एक हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती हैं। और दोस्तों एवनगार्ड के बाद दुनिया में कोई भी ऐसी मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद नहीं है जो 14 मैक की स्पीड को एक तरह से मैच कर सके। और साथ में दोस्तों ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक टारगेट पर 2 मिसाइल्स को हिट करता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि S-500 की जो मिसाइल्स है उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी और उनकी मैन्युवरेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी और उनके अंदर जो पावरफुल रडार लगा होगा वो S-400 के रडार से 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक तरह से बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैक करना शुरू कर देगा। और दोस्तों दुनिया में केवल 3 ही एक तरह से जो ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, जिनमें एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल जिसकी स्पीड 20 मैक तक मानी जाती है, हालांकि रूस 27 मैक तक का दावा करता है, और साथ में जिरकॉन 8 मैक तक और किंजल 12 मैक तक। तो एवनगार्ड को छोड़कर कोई भी मिसाइल S-400 की जो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइलें लगती है उनको ही मैच नहीं कर पाती है। और साथ में दोस्तों वे मैन्यूवरेबल भी होती है जो S-400 की मिसाइल्स हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो रडार है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो वे इस कारण से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उनको नहीं पकड़ पाती है। लेकिन S-500 का जो रडार है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और साथ में दोस्तों जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसको तो एक तरह से S-500 दावे किए जाते हैं कि मार गिरा सकता है, क्योंकि उसे जब वो लॉन्च प्लेटफॉर्म से अगर उसे एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तब तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रोकना पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकना S-500 के लिए भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है। तो दोस्तों S-500 में केवल 3 चीज़ें हैं जो कि हाइपरसोनिक वेपन को एक तरह से रोक सकती है। उसकी मिसाइल्स की स्पीड जो कि खुद एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टक्कर की होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टक्कर की नहीं बल्कि वो 2 गुनी ही है आज की तारीख में जितने भी मौजूदा मिसाइलें हैं। और साथ में दोस्तों उसका पावरफुल रडार और बहुत ज़्यादा उसकी रेंज होना और S-500 की खुद की मिसाइलों की मैन्यूवरेबिलिटी भी अच्छा होना एक इसमें मेन फैक्टर है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक तरह से रोक सकती है। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसको अगर प्लेटफॉर्म से ही एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसको रोकना पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर S-500 के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम रहने वाला है। हालांकि रूस दावा करता है कि 18
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है, और साथ में दोस्तों 8 जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, माफ कीजिएगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं उनको रोक सकता है, ऐसा रूस की तरफ से दावा किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है महावीर राणा जी की तरफ से। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सुखोई 30 MKI ने जो बाद में क्लैश हुआ था F-16 के साथ, वहां पर एक भी मिसाइल नहीं फायर की, क्या ये एक वीक फाइटर जेट है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकत एक तरह से करनी सोची जिससे कि वे अपनी जनता को भरोसा दिला सके कि उनकी एयरफोर्स एक तरह से मॉडर्न एयरफोर्स में जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपने मौजूदा फाइटर जेट भेजे जिसमें JF-17 ब्लॉक 2 और साथ में F-16C और साथ में मिराज 3 और 4 जो फाइटर जेट है वे शामिल थे। और दोस्तों यहीं पर F-16 भी उनमें मौजूद था। तो देखिए दोस्तों, जो F-16 का ग्रुप है, वो जो पहला ग्रुप है वो था 15,000 फीट की ऊंचाई पर, और दूसरा ग्रुप जो था वो था 35,000 से 40,000 की फीट पर। तो वे पहले से ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे पहले ही प्लान कर कर एक तरह से आए थे। जबकि दोस्तों वहीं पर जैसे ही भारत के जो सुखोई 30 MKI है उन्होंने उड़ान भरी, तो वे उस डॉग फाइट के दौरान केवल 15,000 फीट की जो हाइट है उसे ही गेन कर पाए थे। और दोस्तों इससे पहले जो पहले का बैच है उसको MiG-21 के जो बैच है उसने संभाल लिया था, जबकि दोस्तों दूसरे बैच को सुखोई 30 MKI एक तरह से संभालने में लग गए थे। लेकिन दोस्तों F-16 के पास ग्रेटर एल्टीट्यूड टू मोर रेंज का जो है अपर हैंड मौजूद था, यानी कि वे बहुत ज़्यादा हाइट पर थे तो उनके पास अपर हैंड था, और साथ में वे 5 M120 से लैस थे। तो दोस्तों वहीं पर सुखोई 30 MKI जो R-73 और साथ में R-77 मिसाइल से लैस थे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के पायलट जो स्ट्रेटेजी लगाकर आए थे वो एक तरह से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो सुखोई 30 MKI थे वे लो एल्टीट्यूड पर मौजूद थे जबकि F-16 हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच चुके थे। लेकिन उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि लो एल्टीट्यूड के कारण जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की जो थ्योरी दी जाती है वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि लो एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहती है तो इंजन को और ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में मदद मिलती है। तो वहीं से हमारे पायलट ने थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया और 4 से 5 F-16 मिलकर भी एक अकेले सुखोई 30 MKI को नहीं मार गिरा सके। और दोस्तों इसमें इजरायली जो जैमर्स है उनका भी एक तरह से इस्तेमाल इसमें किया गया था, जो 4 से 5 मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों को इनसे ही जैम कर दिया गया था। तो दोस्तों इसमें जो सुखोई 30 MKI है उसने मिसाइल इसलिए नहीं फायर की क्योंकि सबसे पहले तो वे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद थे, तो इस कारण से वे सुखोई 30 MKI की जो रेंज है उससे बाहर थे। दोस्तों मैंने आप सबको एक वीडियो में बताया था कि जो भारत HSLD 100 और 250 और 450 नामक जो बॉम्ब बना रहा है, उन्हें आप जितनी हाइट से एक तरह से लॉन्च करते हैं, जितनी सर्विस सीलिंग से लॉन्च करते हैं उनकी रेंज उतनी ज़्यादा होती है, और जितनी नीचे से आप उनको लॉन्च करते हैं उनकी रेंज इतनी ज़्यादा कम होती है। तो ऐसा ही मिसाइल्स में भी होता है, अगर आप उन्हें जितनी हाइट से एक तरह से मारते हैं ग्राउंड पर तो उनकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसमें F-16 के पास अपर हैंड था, तो इस कारण से सुखोई 30 MKI ने जो है मिसाइल फायर नहीं की क्योंकि वे रेंज में नहीं थे। और साथ में दोस्तों एक अकेला सुखोई 30 MKI 4 से 5 F-16 का सामना नहीं कर सकता है, ये भी एक तरह से थ्योरी है, लेकिन हमारे पास वेल ट्रेंड पायलट है तो उन्होंने ये कर दिखाया। तो इस कारण से सुखोई 30 MKI वहां पर जीत गए और उसने मिसाइल भी नहीं फायर की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है नीरज जैन जी की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स 240 फाइटर जेट यानी कि MiG-21 और जैगवार को एक तरह से आने वाले समय में रिटायर करने वाली है, तो इसके बदले यानी कि 240 फाइटर जेट ना खरीदकर भारत लेटेस्ट और आज की टेक्नोलॉजी के 150 फाइटर जेट भारत को खरीदने चाहिए, जिसमें 36 ग्रिपेन और 36 सुखोई Su-57, 36 MiG-35 और 36 F-35 भारत ले। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो जो इन सब की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप मान लीजिए F-35 का ए वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो वो 2.8 बिलियन US डॉलर में पड़ने वाला है, और सुखोई Su-57 जो कि 42 मिलियन US डॉलर का है, अगर उसे लेते हैं तो ये 1.5 बिलियन US डॉलर में, और MiG-35 1.8 बिलियन US डॉलर में, और ग्रिपेन जो कि 1.8 बिलियन US डॉलर में पड़ने वाले हैं 36 की क्वांटिटी में। तो ये टोटल मिलाकर 10 से 12 बिलियन US डॉलर के तो फाइटर जेट ही हो गए, और इसके बाद इनके ऊपर अलग अलग तरह से खर्चे करने पड़ेंगे। F-35 की अलग ट्रेनिंग, और साथ में दोस्तों सुखोई Su-57 के लिए अलग ट्रेनिंग, MiG-35 और ग्रिपेन के लिए अलग से ट्रेनिंग, और इनके लिए अलग अलग शेल्टर बनाने पड़ेंगे, और इनकी मेंटेनेंस सबकी अलग अलग होगी, सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी। तो सबसे पहले तो ये जो डील है जो कि 15 बिलियन US डॉलर के आसपास की मानी जाती है, तो ये बड़ी आसानी से
से 36-36 की वजह से जो है $20 बिलियन के आंकड़े को भी एक तरह से पार कर सकती है। और दोस्तों इसमें मैंने वेपन पैकेज को तो एक तरह से इंक्लूड नहीं किया है। और दोस्तों इसके साथ भारत अब किसी भी रशियन फाइटर जेट को नहीं चाहता है, क्योंकि वे सेम फाइटर जेट चाइना बड़ी आसानी से ले लेता है। और 36 फाइटर जेट के नाम पर अगर हमने टेक्नोलॉजी की बात की तो वे बात तक नहीं करने देंगे, क्योंकि 36 फाइटर जेट के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा। और ना ही भारत को असेंबली लाइन यहाँ पर मिलेगी, जिससे ना तो भारत में जो रोजगार है वो बढ़ेंगे और साथ में ना भारत के पास एक्सपीरियंस आएगा। और ज़्यादा मतलब कि जो एक्सपेंसिव ये डील हो जाएगी, और ये डील बड़ी आसानी से $22 बिलियन का जो आंकड़ा है उसे भी क्रॉस कर सकती है। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है ये एक तरह से फरवरी के महीने में क्रिएट हुई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय न्यूज़ ये निकल कर आई थी कि बजट इशू की वजह से भारत 36 फाइटर जेट को खरीद सकता है। लेकिन उस समय कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से यही थ्योरी दी जाने लगी कि भारत 36 राफेल और 36 अलग अलग डिफरेंट फाइटर जेट को खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों 36 की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, इससे भारत का जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जबकि अगर भारत एक ही सिंगल फाइटर जेट को इसमें सिलेक्ट करता है जो कि राफेल है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अच्छा फाइटर जेट है, तो उसकी यूनिट कॉस्ट भारत को बहुत कम पड़ेगी। और साथ में दोस्तों असेंबली लाइन भी भारत में एक तरह से भारत लगवा सकता है। और 114 फाइटर जेट के ऊपर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी देना एक तरह से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी को इतनी बड़ी यानी कि 114 या 150 फाइटर जेट की ये डील मिलती है, तो उसका आने वाले 5 से 10 सालों का काम तो ऐसे ही चल गया। तो उनसे टेक्नोलॉजी लेना एक तरह से भारत के लिए भी आसान रहेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन नहीं, जो प्रिंस चंद्रयान जी है इनका कहना है कि भारत अब भी दुनिया से 30 साल पीछे है। ये इन्होंने इसलिए कमेंट किया था क्योंकि मैंने जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की वीडियो बनाई थी उसमें किया गया था, क्योंकि ये फाइटर जेट इन्होंने कहा था कि बहुत लेट आने वाला है और दुनिया से हम 30 साल पीछे हैं। तो देखिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। और दुनिया से 2050 तक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका भी खुद एक लंबे समय तक जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है उन्हें ऑपरेट करने की सोच रहा है। भले ही उसके पास 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट बहुत जल्द आने वाले हैं, जो 5th जनरेशन के हैं वे तो वे बना चुके हैं। और भारत सुखोई 30 MKI को जो कि 4++ जनरेशन का है उसको भी ऑलमोस्ट सुखोई 35 जो कि 4.5 जनरेशन का है उसके बराबर एक तरह से करने की पूरी कोशिश करेगा, जो सुपर सुखोई अपग्रेड होगा। और इसे भी 2040 तक ऑपरेट करने वाले हैं। और दोस्तों भारत के पास स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आपने सबने देखी कि आ चुकी है, एयरफोर्स ने खुद एक तरह से उसको दिखाया। और दोस्तों इसके बाद भारत के पास वर्ल्ड के बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद है जो कि ब्रह्मोस है। और एयर टू एयर मिसाइल्स भारत के पास खुद की मौजूद है। और भारत के पास खुद का मारिच टोरपीडो मौजूद है। तो भारत के पास खुद का एंटी सैटेलाइट सिस्टम है और खुद की ICBM है। और यही नहीं दोस्तों, भारत आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी बनाने वाला है। खुद का लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है, खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का भारत एक तरह से टेस्ट कर चुका है। INS कलवरी भारत के पास मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दुनिया में केवल समझते हो कि अमेरिका, रूस और चीन मौजूद है तो हम डेफिनेटली पीछे हैं पूरी दुनिया से। लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि 30 साल तक का आप एक तरह से डिफरेंस ला देंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपकी बात से मतलब एक तरह से ये नहीं हूँ कि मेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी है आपसे, मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है। क्या हाँ इंडिया अफ्रीका से पीछे है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पूरे मिडिल ईस्ट से पीछे है? जी नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में भारत का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है। और बस दोस्तों फर्क ये है कि अब भारत को अच्छी सी मैनेजमेंट करके इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक तरह से बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी दुनिया में हमारे वेपन्स बिकेंगे। अगर दोस्तों आप 2020 में प्रभाव की बात करें तो किन देशों का बढ़ा है, तो इसमें अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो भारत का प्रभाव अमेरिका और साथ में चाइना, रूस से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब कि इनसे दोगुना ही एक तरह से भारत का जो प्रभाव है पूरी दुनिया में वो बढ़ा है। आप देखिए अमेरिका का जो प्रभाव है वो इस साल एक तरह से मिडिल ईस्ट से खत्म हो गया, रूस का तो पत्ता ही साफ हो गया। और साथ में दोस्तों चीन का जो अफ्रीका है वहां से एक तरह से पकड़ बहुत ज़्यादा ढीली हुई है उसके वेपन्स की क्वालिटी की वजह से। जबकि वहीं पर ये जो देश मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देश जो भारत को पूछते तक नहीं थे, ये अब भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। ग्रीस चाहता है कि हम उसके साथ वहां पर एक्सरसाइज करें, फ्रांस चाहता है कि हम उसके साथ एक तरह से जो स्पेस मिशन है उनमें हिस्सा लें। और हर बड़े देश के साथ भारत के अच्छे संबंध और साथ में दोस्तों बड़े बड़े समझौते भारत कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों भारत का जो फ्यूचर है आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर है कि अच्छी सी मैनेजमेंट हो
और साथ में दोस्तों बजट एक तरह से अच्छे खासे दिए जाए। हालांकि दोस्तों सरकार की भी इसमें गलती नहीं है, जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे बजट भी कहाँ से देंगे। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ टैक्स देने पर एक तरह से बवाल खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले समय में वैसे मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो भारत के सुपर पावर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि भारत के पास जो सुपर पावर बनने में जो कमियां हैं वे गिनती की है, केवल 2 से 3 है, जबकि वहीं पर जो माफ कीजिएगा जो सुपर पावर बनने के भारत के पास फ्यूचर है वे बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से आने वाले समय में भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं अब आपको कारण बता देता हूँ कि कल क्यों मैंने वीडियो क्यों नहीं आई। तो देखिए दोस्तों मुझे कल 2 बजे पता चला कि आज संडे है, तो संडे के दिन क्यों ने वीडियो बनानी होती है, तो मुझे नहीं पता था कल की संडे है। 2 बजे के बाद मुझे पता चला और जैसे ही मैंने क्यों ने वीडियो की तैयारी करनी शुरू की तो मैंने उससे पहले एक वीडियो और रेडी कर ली थी, तो वो वीडियो भी रह गई और साथ में क्यों ने वीडियो भी, मतलब शाम के 6 बजे तक तो मैंने रिसर्च की और क्वेश्चंस के जो आंसर है वे ढूंढे। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से लेट हो चुका था, तो मैंने कल कोई भी वीडियो नहीं डाली। हालांकि 3 वीडियो एक तरह से रिकॉर्ड मैंने कर ली थी, लेकिन दोनों की 2 वीडियो मतलब कि एक तरह से डिले हो गई, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए दोस्तों अगले संडे में क्यों मैंने वीडियो को अपलोड करने के टाइम पर पूरी कोशिश करूंगा और साथ में अब की बार मैं लिख लूंगा कि आज किस दिन संडे होगा। तो चलिए दोस्तों आप भी अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उन्हें अगले संडे क्यों मैंने बॉक्स में एक तरह से ऐड कर पाऊँ। और साथ में दोस्तों बहुत से क्वेश्चन रह गए तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।